कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 252, अंश और जिया का आना। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किया एक खतरनाक रेस में पार्टिसिपेट करने वाली है। ये रेस अमेरिका के ओहियो राज्य में होने वाली है। इसमें एक साथ बहुत से देश के लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यह रेस बहुत ज्यादा खतरे से भरा है। इस वजह से किया के दोस्त नहीं चाहते हैं कि वह इस रेस में भाग ले। अब आगे किया और उसकी टीम अभी मीटिंग कर ही रही थी, तभी वहां अंश और जिया की एंट्री होती है। जिया जो अभी अभी रूस से आई थी, पर अंश 2 दिन पहले ही आ चुका था। इन दोनों को किया ने उसे सीक्रेट मीटिंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहा था और अब ये लोग उसी की जानकारी हासिल करके यहाँ पर आए थे। जैसे ही वह लोग अंदर एंट्री लेते हैं, सबकी नज़र उन पर पड़ती है। तभी निया अंश को देखकर कहती है कि भाई, तुम 2 दिन पहले से आए हो पर अभी आ रहे हो। निया का भाई अंश खुराना भी निया की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं 2 दिन पहले आया था, पर यह बात सीक्रेट थी, जिस वजह से मैं तुम सबसे मिलने नहीं आया। मुझे कुछ जानकारी हासिल करनी थी। उसकी बातों को सुनकर निया ने कहा, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? अंश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत कुछ। इतना कहते हुए वह जाकर 2 पड़ी खाली सीट में से 1 मिनट बैठ जाता है। दूसरी सीट पर जिया जाकर बैठ जाती है। तो यह वही दोनों लोग थे जो अभी तक नहीं पहुंचे थे। क्या उनसे कहती है कि बताओ क्या है। उसकी इतनी रूखी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा है और अपना सर ना में हिला देता है। उसे पता है कि उसकी दोस्त ऐसी ही है। तभी जिया उन सब की तरफ देखते हुए बोलती है कि हमें पता चल गया है कि उनकी मीटिंग कहाँ होने वाली है। यह मुंबई के रेड टाउन हॉल के अंडरग्राउंड में होने वाली है। यह ऐसी खुफिया जगह है जहाँ पर सबका जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए कुछ स्पेशल कोड का इस्तेमाल किया जाता है और वह लोग कोड देते समय वहां जाने वाले व्यक्ति के हाथों में एक टैटू बना देते हैं। हर व्यक्ति के हाथों में अलग टैटू होता है, पर वह एक सीरीज में होता है। कोई लाख कोशिश करके भी उसे सीरीज के टैटू को नहीं बनवा सकता है, जब तक कि वह खुद उन लोगों के द्वारा दिया ना गया हो। और उसे कोड को हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत देनी पड़ती है, तब जाकर वह लोग वहां एंट्री पाते हैं। यहाँ पर देश विदेश के बड़े बड़े माफिया सीक्रेट तौर पर मीटिंग करते हैं और उनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। जहां उनकी मीटिंग होती है वह बेसमेंट है, लेकिन वह इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वहां पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। उसकी बातों को सुनकर किया थोड़ी सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है कि तो देर किस बात की है, वहां जाने की तैयारी करो कि दिन मीटिंग रखी गई है। तो वह बताती है कि बस 2 दिन बाद की। किया हाँ में सर हिला देती है। तभी वहां बैठा मान्य ने बोलता है कि पर हम लोग वहां एंट्री कैसे लेंगे? उसकी बातों को सुनकर अंश बोलता है, किया तुम्हें याद होगा कि हम कुछ दिन पहले एक गैंग से मिले थे जिसका नाम कार्गो गैंग था। इस समय उसे गैंग को अनवर माफिया चला रहा है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं उसे एक बड़ी कीमत देकर यह कोड हासिल कर लूंगा। बस वहाँ कौन जाएगा, इस बात की तैयारी कर लो। ये सुनकर किया बोलती है कि मैं जाऊंगी वहाँ। उसकी बातों को सुनकर आयुषी तुरंत बोलती है कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, हमने से कोई चला जाएगा। लेकिन किया उनकी बातों को नहीं मानती है। वह नहीं चाहती थी
कि उनके दोस्तों की जान खतरे में पड़े, जो बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम होता था। किया उसे खुद करना चाहती थी, वह किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहती थी। बस यही कारण था जो वह किसी की बात नहीं मानने वाली थी। सबके मन करने के बावजूद भी किया वहां जाने को तैयार थी। वहीं उन सब को किया के लिए डर लग रहा था, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि वह लोग बाहरी है तो उन्हें तुरंत वहीं जान से मार दिया जाएगा। वही जब सब ने देखा कि किया उनकी बातों को अब नहीं मानने वाली है तो वह हार मान जाते हैं। उन्हें पता था कि कोई भी रिस्क वाला काम किया उन्हें नहीं करने देगी। तभी अंश कहता है कि किया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन किया उसे जाने से मना करने लगती है। तब अंश रहता है कि देखो यहाँ अभी मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इस वजह से तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, इसलिए तुम मुझे साथ लेकर चलोगे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम इस तरह इतने खतरे में अकेले नहीं जा सकती हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारी मुसीबतें बढ़ जाए, तो हमें इस तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। वही अंश की बातों को सुनकर रूहानी बोलती है कि नहीं अंश तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। लेकिन अंश अब मानने को तैयार नहीं था। अब दोनों की बहस होने लगती है। अंश जब देखा है कि वह रूहानी से नहीं जीत सकता है तो वह तुरंत ही बोलता है कि तुम क्यों नहीं ये सोचती हो कि अगर दो लड़कियां वहां गई तो किसी को शक हो सकता है कि ऐसी कौन सी टीम है जिसकी लीडर दोनों लड़कियां हैं। क्या हो सकता है वहां कोई लड़की हो ही ना, तब तुम लोग बुरी तरह से फंस जाओगी। उसकी बातों को सुनकर रूहानी अब चुप हो जाती है, क्योंकि वह सच ही कह रहा था। वही अंश की चाल कामयाब हो जाती है। वह जान गया था कि उसकी यह बात रूहानी को सोचने पर मजबूर कर देगी, और हुआ भी यही। तभी किया ने कहा कि अंश ठीक कह रहा है, हम दो लोग वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें अंदर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं देंगे। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर चली जाती है, पर जाते वक्त वो बोलती है कि अब एक दूसरे से बहस करने के बजाय वहां के लिए तैयारी करो। उसकी बात को सुनकर सब हाँ कहते हैं। फिर किया वहां से चली जाती है। अब 2 दिन बाद मीटिंग है तो उसे तब तक के लिए अपना सारा काम खत्म करना होगा, और फिर वह ऐसी जगह जा रही है जहां से वह जिंदा वापस आएगी भी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए उसे कुछ तो इंतजाम करना ही होगा कि उसके ना रहने पर यहाँ कुछ भी ना रुके, सब कुछ वैसे ही चलाता रहे जैसे आज चल रहा है। इस वजह से उसे इन 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ करना है। यही सोचते हुए वह बाहर जाती है और अपनी गाड़ी ले वहां से निकल जाती है। इस वक्त वह हॉस्पिटल जा रही थी, क्योंकि सबसे पहले वह अपने भाई को चेक करेगी, उसके बाद ही वह अपने काम में व्यस्त होगी, जिसे उसे किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो और वह जल्दी अपना काम पूरा कर सके। इतना सोचकर वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही किया हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह देखी है कि इस वक्त कहाँ कोई नहीं था सिवाय अमन के। अमन जैसे ही किया को देखा है तो वह तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो उसके पास जाता है और सिस्टर क्या हुआ तुम यहाँ? उसकी बात सुनकर किया बोलती है कि हाँ भाई, वह मैं एक बार अक्षत भाई को चेक कर लो, उसके बाद मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। किया की भी बातों को सुनकर अमन उसे कहता है कि हाँ शायद उसे एक बार चेक करने की जरूरत है, तुम देख लो ये बहुत देर से होश में नहीं आया है। मॉम डैड भी यही थे, बाकी लोग भी यहाँ से नहीं जा रहे थे, पर मैंने उन्हें जबरदस्ती थोड़ा रास्ट करने के लिए भेज दिया है। उसकी बातों को सुनकर किया करती है कि आपने ठीक किया, वैसे भी वह लोग यहाँ रुक कर क्या ही करते। इस वक्त किया अक्षत को चेक कर रही थी, वह सारी फाइलें उठाकर एक एक कर देखती है। सब कुछ ठीक था। फिर वह सारी मशीनों को चेक करती है, अक्षत की हाथ के नब्ज को चेक करती है, उसकी आंखों को खोलकर देखती है।
जैसे ही वो उसकी आंखों को देखते हैं तो उसके भाव ही बदल जाते हैं, उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच जाती हैं। उसे इस तरह से देखकर अमन तुरंत ही पूछता है कि क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है, क्या सब कुछ ठीक है। वह ये सारी बातें एक ही सांस में पूछे जा रहा था, क्योंकि वह किया को इस तरह देखकर परेशान हो गया था। ऐसा क्या हुआ था जो वह इस तरह से घबराई हुई दिख रही थी। तभी किया उसकी ओर देखते हुए कहती है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर अमन तुरंत पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तब किया करती है कि अभी नहीं बता सकती हूँ, इस बात का मुझे पहले से ही अंदाजा था, पर होश आने के बाद ही बताया जा सकता है। जब तक भाई को होश नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, इसलिए तब तक हमें इंतजार करना होगा। इतना कहकर वह फिर से अक्षत को चेक करने लगती है। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही लग चुका था। सर्जरी के वक्त ही वह जान चुकी थी कि पॉइजन का असर उसकी आंखों में होने वाला है। हो सकता है उसके आंखों की रोशनी भी जा सकती है, पर यह बात वह अमन को नहीं बता सकती थी, जिस बात को सुनकर वह खुद इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। अगर अमन जानेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और फिर धीरे धीरे पूरे घर वाले जान जाएंगे। लेकिन जब अक्षत को होश आएगा तो सबको पता ही चल जाएगा, पर थोड़ी देर के लिए तो सब शांत रहेंगे। यही सोचकर वह अभी किसी को कुछ नहीं बताती है। हो सकता है कि पॉइजन का असर अक्षत की आंखों पर काम ही हुआ हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे तो बस अब अक्षत के होश में आने का इंतजार था। किया को अभी बहुत ज्यादा काम था, इस वजह से वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रख सकती थी। उसने तुरंत ही अमन की ओर देखते हुए कहा, भाई अभी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, पर जब अक्षत भाई को होश आए तो आप मुझे तुरंत ही बताएगा। उसकी बातों को सुनकर अमन बोलता है कि सिस्टर तुम कुछ देर के लिए आराम क्यों नहीं कर लेती हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो। क्या बहुत ज्यादा काम है? अगर कुछ मेरे लायक हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसकी बातों को सुन किया नामे अपना कर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। प्लीज आप यहाँ पर भाई के पास रुकिए, क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। अमन को भी समझ आता है कि सच में इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, इसलिए उसे यहाँ रुकना चाहिए। वह फिर से किया से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की मेरे हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझसे कर सकती हो, मैं जरूर कर दूंगा। फिलहाल तो मैं यहाँ रुक जा रहा हूँ। क्या तुमने खाना खाया है? किया को याद आता है कि अभी तक उसने लंच नहीं किया है। वह अमन की तरफ देखते हुए बोलती है कि भाई मैं कर लूंगी, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वह बिना देर किए निकल जाती है। वहां से निकाल कर वह तुरंत अपने ऑफिस जाती है। कुछ देर बाद ऑफिस में वह इस वक्त अपने सेक्रेटरी को सारा काम समझा रही थी। किया का सेक्रेटरी राहुल, जिसे वह अपने भाई की तरह ही मानती थी, उसने इस वक्त उसे कुछ ऐसे पेपर दिए जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो राहुल आश्चर्य में पड़ गया था। वह तुरंत ही पूछता है कि बॉस यह आप मुझे क्यों दे रही हैं? उसकी बातों को सुनकर किया बोलती है कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ ना रहूं, तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तब राहुल बोलता है कि बस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप आएंगे तब आप सारे फाइलों पर सिग्नेचर करेगा। आप कुछ दिनों के लिए ही तो जा रहे हैं, तब तक जितना पावर आपने मुझे दिया है उससे काम चल जाएगा, इसे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। इतना कहकर वह सारे पेपर किया के आगे रख देता है। किया को पता था कि राहुल इतना जल्दी मानने वाला नहीं है।
वह राहुल से कहती है कि मेरे काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं कब लौटेगी इसका भरोसा भी नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें इस कंपनी को सौंप रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए मेरी कंपनी का ध्यान नहीं रख सकते हो? कि इस तरह की इमोशनल बातों को सुनकर राहुल भी इमोशनल हो जाता है। वह कहता है कि बॉस आप ऐसा क्यों कह रही हैं, देखना आप जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे और मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आगे क्या होगा हमेशा के लिए चली जाएगी और क्या राहुल उसका इंतजार करता रह जाएगा? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 253 रेहान का किया के ऑफिस आना। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया अपने ऑफिस जाकर अपने सारे काम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती थी। उसने राहुल को बुलाकर कंपनी की पावर उसे देने की बात कही। अब आगे राहुल की बातों को सुनकर किया उसे कहती है कि ठीक है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक नहीं आऊंगी तब तक के लिए तुम इसे हैंडल करोगे। मैं इसे तुम्हें इसलिए नहीं हैंडओवर कर रही हूँ कि तुम मेरे आने का इंतजार करते बैठे रहो, ये कंपनी बैठने से नहीं चलेगी, इसलिए जब तक मैं नहीं आता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ तुम मेरे कामों को करते रहना। उसकी बातों को सुनकर राहुल थोड़ा दुखी हो जाता है। उसे पता था कि उसकी बॉस अक्सर ऐसे कामों को करती हैं जिसमें उनकी जिंदगी पर हमेशा ही खतरा मंडराया रहता था, और दुखी मन से उन पेपर्स को उठा लेता है और मन में सोचता है कि यह आपकी अमानत है, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। ये कागजात इस कंपनी के पावर ऑफ अटॉर्नी के थे जिसमें किया ने राहुल को पूरी पावर दे रखी थी। वो कोई भी डिसीजन ले सकता था बिना किसी के परमिशन के। किया को पता था कि उसके यहाँ न होने की वजह से राहुल को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इस वजह से उसने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया था। इस वक्त वह अपनी और भी कंपनियों की पावर को अपने भरोसेमंद लोगों के नाम पर ट्रांसफर कर रही थी। उसे पता था कि यह लोग उसके लिए अपनी जान दे देंगे, पर उसके साथ किसी भी तरह की दगेबाजी नहीं करेंगे। किया इस वक्त पूरी तरह से अपने काम में डूब गई थी। उसे अपने खाने का भी होश नहीं था। उसे समय का अभी अंदाजा नहीं था। तभी उसके फोन की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। जब वो फोन दिखती है तो उसमें रेहान का कॉल आ रहा था। रेहान का नाम देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो फोन रिसीव कर अपने कानों पर लगती है तो उधर से एक बहुत ही अट्रैक्टिव आवाज उसके कानों में जाती है, एंजल क्या कर रही हो, क्या तुम अभी फ्री हो? इतना बोलकर रेहान खामोश हो जाता है। किया उसकी बातों को सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब दे। उसके पास बहुत ज्यादा काम था। वह एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि सारी रहन मैं अभी फ्री नहीं हूँ। उसकी बातों को सुनकर रेहान को समझ आ जाता है कि शायद इस समय उसकी एंजल को बहुत सा काम होगा, वरना थोड़े काम में वह इस तरह से नहीं बोलता है। वही रेहान फिर से पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? किया बताती है कि वह अपने ऑफिस में है। ये सुनकर रेहान कुछ नहीं बोलता है और ओके कहकर फोन रख देता है। किया अपने फोन को देखती रहती है। ये क्या था उसे समझ ही नहीं आया। एक पल को तो लगा कि क्या रेहान को अब उसकी परवाह नहीं है, क्या हुआ कहीं व्यस्त है। उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कहीं शहर से बाहर हो? किया इस वक्त फोन को देखते हुए अपने मन में कई सवाल कर रही थी। तभी वह फोन में टाइम देखी है तो इस वक्त 8:30 हो रहे थे। ये देखो, सर उठाकर अपने सामने देखती है जहां एक बड़ी सी विंडो थी जिससे वह शहर का पूरा नजारा देखा करती थी। वहां अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। वह काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। वह अफसोस से आह भरती हुई फिर से अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर में राहुल वहां आता है और कहता है कि बॉस बहुत देर हो गई है, अब आपके घर जाना चाहिए, और क्या मैं आपके लिए डिनर का इंतजाम कर दूं? आप यहाँ जब से आए हैं कुछ भी खाया पिया नहीं है, इस तरह काम करती रहेगी तो आप बीमार हो जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर किया करती है
कि नहीं तुम जो मुझे अगर डिनर करना होगा तो मैं मंगा लूंगी, तुम परेशान ना हो, और अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, मुझे शायद आज रात यही रुकना पड़े क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। किया की बातों को सुनकर राहुल तुरंत ही बोलता है कि बॉस यह आप क्या कह रही हैं, आप यहाँ रुकेंगे तो मैं कैसे घर जा सकता हूँ। किया रहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जा सकते हो, पर राहुल बिल्कुल भी किया की बातों को नहीं मानता और वह भी रुककर काम करने को कहता है। आप किया उसे मना नहीं करती है क्योंकि शायद उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ जाए जो राहुल को ही पता हो तो उसके लिए काम आसान हो जाएगा और उसे रात बार बार राहुल को परेशान भी नहीं करना पड़ेगा। राहुल कुछ फाइलों को उठाकर केबिन से बाहर चला जाता है। अब वह भी यहीं रुकने वाला था। अभी आधे घंटे ही हुए थे तभी अचानक से फिर से डोर नॉक होता है। किया बिना देखे ही कमिंग कहती है। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति अंदर आ जाता है पर वो कुछ बोलना नहीं है। कुछ देर वहां खामोशी छाई रहती है। किया इस वक्त अपना काम कर रही थी। जब देखती है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है तो वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो उसके सामने रेहान खड़ा था और उसके हाथ में कुछ पेपर बैग्स थे। किया ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वही रेहान अभी भी एक टक किया को देखे जा रहा था। सुबह से काम करने की वजह से किया के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। उसके बाल भी थोड़े मैसी हो गए थे। लगातार कई घंटे तक लैपटॉप की स्क्रीन में देखने की वजह से उसकी आंखें भी थोड़ी लाल दिख रही थी। फिर भी किया की खूबसूरती पर कोई असर नहीं हुआ था। वह इस रूप में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेहान यहाँ क्या करने आया था? क्या हुआ? किया की जासूसी कर रहा था या उसे जानना था कि किया इस वक्त क्या कर रही है? क्या उसे किया के ऊपर किसी प्रकार का शक था? क्या जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 254, रेहान की खामोशी और किया का जवाब। तो दोस्तों अब तक आपने सुना कि किया के रूम में कोई इंटर करता है वो और कोई नहीं बल्कि रेहान होता है। वह इस वक्त किया के सामने था। वही किया सामने वाले को कुछ ना बोलना देखकर अपनी नजरें उठती है तो वह रेहान को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। अब आगे रेहान तो उसे देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे किया ने क्या पूछा ये भी याद नहीं था। किया उसे इस तरह अपनी ओर देखा हुआ प्रकार थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह जानती थी कि इस समय उसका हुलिया बिल्कुल बिगड़ा हुआ होगा। उसे लग रहा था कि वह शायद कुछ अजीब दिख रही है। इसी वजह से रेहान उसे इतनी आश्चर्य के साथ देख रहा है। अब भी रेहान जब कुछ नहीं बोल रहा था तो किया फिर से उससे पूछता है, रेहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर रेहान अपने होश में वापस आता है और अपनी नजरों को इधर उधर करते हुए बोलता है कि मैं बस तुमसे मिलने आया था। इस समय वह अपनी हरकतों की वजह से थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि इस तरह पागलों की तरह वह कैसे किया को देख सकता है। किया उसके बारे में क्या सोच रही होगी। तभी फिर से उसे किया की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे यहाँ देखने आए हो कि मैं क्या कर रही हूँ? रेहान उसके पास जाता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ ये देखने नहीं आया हूँ कि तुम क्या कर रही हो, बल्कि यह बताने आया हूँ कि तुम काम करते वक्त शायद खाना पीना भूल चुकी हो और इसी तरह अगर तुम काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। इतना कहकर वह किया को अपनी जगह से खड़ा करता है और उसे अपने साथ लेकर सोफे पर बैठ जाता है। इस वक्त उसके सामने पेपर बैग में कुछ सामान था। जब रेहान उसे खोलना है तो उसमें खाने की अच्छी सी खुशबू आ रही थी जिसे सूंघते हुए किया की अब भूख बढ़ जाती है। वह सुबह से ही भूखी थी। उसने सुबह रेहान के साथ ही ब्रेकफास्ट किया था, तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। रेहान को भी इस बात के बारे में पता था क्योंकि उसने किया की सिक्योरिटी के लिए अपने कुछ खास जो हर वक्त उसे फॉलो करते थे
और उसका ध्यान रखते थे। किया को इस बारे में पहले से ही पता था, पर वो जानती थी कि रेहान को उसकी परवाह है। इस वजह से उसने ऐसा किया है और वह लोग उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करते थे। इस वजह से उसने भी कुछ नहीं कहा था। रेहान किया को खाने के लिए कहता है। किया को भी जोरों से भूख लगी थी। इस वक्त उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा था कि रेहान को उसकी परवाह नहीं है, पर उसे नहीं पता था कि रेहान बिना बोले ही उसके दिल की बात जान जाता है। अब जाकर किया को रियलाइज हुआ कि वह कितना गलत सोच रही थी। पिछले जन्म के धोखे ने उसे ऐसा सोचने को मजबूर कर दिया था, पर अब सब कुछ साफ था। वह फिर से कभी रेहान के लिए कुछ ऐसा नहीं सोचेगी। वह तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। रेहान भी उसे जाने देता है। कुछ देर बाद किया अपने हाथ मुंह धुल कर आती है और वह रेहान के बगल में जाकर बैठ जाती है। इस वक्त रेहान ने खाना प्लेस में सर्व कर दिया था। सच में खाना बहुत ही टेस्टी था, जो देखने से ही पता चल रहा था, क्योंकि रेहान ने इसे अपने स्पेशल शेफ से बनवाया था, जो सिर्फ रेहान के लिए ही खाना बनाता था। किया जैसे ही खाने को अपना हाथ बढ़ती है तो रेहान उसे रोक देता है और खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये देखकर किया को बहुत अच्छा लगता है। वह भी रेहान को अपने हाथों से खिलाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह नहीं खाई है तो रेहान भी अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। थोड़ी देर में उनका खाना खत्म हो जाता है। वह दोनों अपना हाथ धुलकर फिर वहीं बैठ जाते हैं। रेहान उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कहीं जाना है? ये सुनकर किया को थोड़ा आश्चर्य होता है। उसे कैसे पता कि मुझे कहीं जाना है? वह तुरंत ही रेहान की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे कहीं जाना है? रेहान उसे प्यार से अपने सीने से लगाकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरी एंजल इतना ज्यादा काम कभी करती है जब उसे कुछ समय के लिए अपने काम से फ्री होना होता है, और तुम्हारा काम से फ्री होने का मतलब है कि तुम कहीं बाहर जाने वाली हो। या सुनकर किया अब पूरी तरह से उसके सीने पर अपना कर रख अपने दोनों हाथों को उसके गले में लपेट लेती है और कहती है कि हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। वहाँ कितने दिन लगेंगे यह नहीं पता है। उसकी बातों को सुनकर रेहान थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एंजल अगर बाहर जा रही है तो जरूर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होगा, और अगर वह इतना ज्यादा जरूरी है तो खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। वह उससे पूछना चाहता था कि और कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, पर शायद उसे पूछना ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसने मन में ही सोच लिया कि अगर वो खुद नहीं बताना चाहेगी तो वो उसे नहीं परेशान करेगा। इतना सोचकर उसे उसी तरह अपने गले से लगाए शांति से बैठ रहा। किया नहीं देखा कि अब रेहान कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसे समझ आ गया कि वह कुछ सोच रहा है। और क्या सोच रहा है शायद वह जानती थी। किया ने बहुत धीरे से कहा कि अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, पर कहीं वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। तू मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसकी बातों को सुनकर अब रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या वह मेरे दिल की बात समझ सकती है? रेहान अपने मन में ये सोच रहा था और यह सोचकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी एंजल उसके दिल की बातों को समझ सकती है। वो दोनों कुछ वक्त तक इसी तरह एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते और ऐसे ही गले लगे रहते हैं। थोड़ी देर में ही रहन देखा है कि किया की सांस धीरे हो गई है। वह जान गया था कि थकान की वजह से किया सो चुकी है। वो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता और उसे खुद में और भी अच्छे से समेटकर इस तरह सोफे पर अपना सिर टिका लेता है। ये पल उसके लिए खूबसूरत था। किया को इस तरह अपनी बाहों में भरे रहना उसे बहुत ज्यादा पसंद था, पर यह मौका उसे बहुत ही काम मिलता था।
और जब वो उसे हम मौका मिला है तो वो उसे पूरा जीना चाहता है। कुछ देर बाद रेहान की भी आंखें लग जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या रेहान को पता चल पाएगा कि किया कहाँ जा रही है? क्या किया अपने घर वालों को इस बारे में बताएगी? और क्या होगा जब रेहान को और मयंक को पता चलेगा कि किया की जिंदगी को कितना खतरा है? और हाँ, कल मैं आपसे एक सवाल किया था, आप लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने ही सही गैस किया है, बाकी तो मुझे लगता है आप लोग स्टोरी सही से सुनते ही नहीं है, तभी तो आप लोगों को पता नहीं चल सका कि सामने वाला शख्स कौन है। कोई बात नहीं, तो आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहे और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। कब तक के लिए आप सभी को मेरी स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल एस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।